जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझे कहता, दीदी भगवान के वास्ते यह साड़ी मत पहनो, वरना आज अगर जब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम यह साड़ी मुझे दे दो। आज यह साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम चुप कर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगी थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ। शाम के 5 बज रहे थे जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी से मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उनके साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ हैं। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी कर दी और 4 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। इन 4 महीनों में विजय से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वह मुझे मेरी फ़ोटो मांगते, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती। खैर, हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वह दिन आ गया जब मैं विजय की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए। मेरा घूंघट उठाते ही विजय ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लिए लायक सिर्फ तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के सारे कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं उनके दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझे किए थे। वह रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। विजय की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। विजय की मोहब्बत से मेरा रूप भी दिन ही दिन निखरता जा रहा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरे दोस्त और मेरे पड़ोसन मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात में ऐसे ही गुजरने लगे। यहाँ तक कि मेरी शादी को 5 महीने हो गए थे। एक दिन विजय ने मुझे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 25 दिन के बाद वह वापस आकर मुझे ले आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसीलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। विजय ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान आ गया।
25 दिन के बाद विजय मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहली वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनके इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते हैं कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब विजय के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसीलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे विजय के इंतज़ार की तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का काम काज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर विजय से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन विजय कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम ही हो, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। विजय का यह जवाब सुनकर मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि वह तो हमेशा मुझे सजने संवरने की बातें करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। यह सब सुनकर मेरा दिल तो टूट ही गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन विजय ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैं उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी खुश लग रहे हैं, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छी तरह से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वह बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय में उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैंने पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि विजय अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आने के बजाय शॉपिंग बैग मुझे देखकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और इनके साथ मैचिंग जो रही है वह पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओगी तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने उससे वह बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी विजय के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर के ज्वेलरी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे खुद को देखकर यह यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर विजय ही होंगे और वह मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करने के लिए विजय के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज विजय को भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक लगा दिया था। विजय आप बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरे को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े होटल के सामने पार्क हुई। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज़ आज मुझे बहुत बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उसे होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था।
हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियों को इनवाइट की थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे नई नवीली दुल्हन तैयार हो जाती है। विजय ने बहुत ज़्यादा प्राउड से अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया। वहाँ हल्का फुल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं विजय का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे कुछ देर ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बार बार मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह अपने टेबल से उठकर हमारे साथ हमारे टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति विजय का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। विजय ने मुझे उससे मिलाया। उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया। उसकी हरकत से मुझे बहुत बुरी लगी थी। विजय ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपनी पति की इस हरकत पर बहुत हैरानी हो रही थी कि वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। विजय ने मुझे बताया कि यह मिस्टर मेहता है। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर मेहता की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर मेहता मेरे पति के संग हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। विजय ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में उनका पूरा साथ दिया था। ऐसी खुशी में विजय ने मुझे वादा किया कि वह जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 11 बज रहे थे। विजय खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उसी समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उसी समय कभी घर पर आते ही भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो विजय ही थे। उनके उसी समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा। मैं समझ गई थी उसकी उम्र 18 साल ही होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। विजय ने मुझे उसी लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि यह शामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, घर का काम करना जानता है। इसने कुछ समय होटल में भी काम किया है। यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाने भी जानता है। विजय ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इसका कंधा ठप पाया तो उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। विजय ने मुझे बताया कि यह बहुत गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा। वह मेरी मुलाकात शामू से हुई। यह मुझसे बहुत कुछ दिल से मिला और उससे मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना शामू? उन्होंने शामू की तरफ देखते हुए उसने हाजी सर हिला दिया। मैं भी सुकून से हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर खपाना भी नहीं पड़ेगा। शामू ने सच में बहुत आराम पहुंचा था। वह सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा चैन से हो गई थी। शामू उसे मुझे हमदर्दी से हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगा था। वह मुझे दीदी कहता तो मुझे बहुत एहसास होता कि इसके दिल में भी मेरे लिए इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो शामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था।
मैंने उसके आंसू देखकर समझ गई थी कि ज़रूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वह इस तरीके से नहीं रोता। वह तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं शामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वह अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उसकी काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में विजय का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शाम से खाना बनवा लेना और खुद भी वही लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर मेहता को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन मेरे से ऊपर से टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। हर मजबूरी में और विजय के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे। विजय अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। विजय के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मेहता ही थे, जिनको देखकर मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन उनसे बातचीत करनी पड़ी। मैं और मिस्टर मेहता ड्राइंग रूम में बैठे ही थे। मिस्टर मेहता बहुत अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद विजय के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर मेहता अकेले रह गए थे। मिस्टर मेहता मुझसे खुलकर बातें करने लगे, तो मुझे उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 20 मिनट हो गए। जब विजय कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर मेहता के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर मेहता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनसे इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उनके एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनके कहने की लगी, मिस्टर मेहता, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उसके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आपकी बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीजी पर ही उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। उनका दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया। बजाय वह अपने दोस्त मिस्टर मेहता को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर मेहता, अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो मैं माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझे से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की। मेरी बात सुनकर विजय ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुम्हें मिस्टर मेहता से माफ़ी नहीं मांगनी, मैं तुम्हें यही खड़े खड़े डिवोर्स दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। क्या कोई शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर मेहता की हरकत ही ऐसी थी। उनके माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं यूं ही खामोश खड़े होकर देखकर विजय उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर मेहता के पैर पड़ूंगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद विजय ने मुझे कहा कि तुम पेपर का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स के दूंगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विजय तो मुझे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वह भी अपने इस घटिया दोस्त के खातिर। मिस्टर मेहता ने यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब विजय घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और इस समय घर से निकलने लगी तो विजय ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा, हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी। चल, लड़कियों की तरह हंगामा मत कर, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और खबरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाज़ा पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजाज़त भी नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को कुछ करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। विजय इस हद तक गिर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस सारे हंगामे की खबर शामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब विजय ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और शामू के रहमों और कर्मों पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन विजय घर ऑफिस से के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार शाम ने मुझे खाना दिया। मैं अपने घर में कैद की तरह हो गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने शामू को उसकी माँ की बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी, तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी होगी। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा भगवान माफ़ करे, एक ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल खत्म कर दी जाती है। तो शामू की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद शामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वह घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। शाम उन्हें जब मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर मेहता की बन चुकी हूँ। इसी सोच और हाल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोती हुई गुजरी है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन शामू मेरे पास आया। उसकी सांसें फूली हुई थी और वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी तुम अपने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत है। तो वह कहने लगा कि यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना सा अच्छा सा जोड़ा दे दो। मैंने उसे अपनी एक साड़ी निकाल कर दे दी। वह मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक की। अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि शामू यह तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा औरत बनने का कोई इरादा है क्या। मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उसे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो शामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई, जो कि आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। घर में शोर मच गया था। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ मंजर कुछ अलग था। मिस्टर मेहता के कपड़े फटे हुए थे। शामू और उसका दोस्त मिस्टर मेहता को मार रहे थे। मिस्टर मेहता की हालत खराब हो रही थी। मैंने शाम और उसे मना किया, लेकिन उस पर जैसे भूत सवार था। मिस्टर मेहता की जब बुरी हालत हो गई तो शामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उनका मुंह देख रही थी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी। मेरे यहाँ रुकना अब खतरों से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर मेहता को कमरे में बंद करके और उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। शामू ने मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप कर दिया। खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपनी माता पिता को सारी बात बताई
तो उसी समय मुझे शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। विजय की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दी, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे ज़रिए अपने ऑफिसर्स को खुश करने और प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वह मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी। यह सब के बाद विजय के बॉस ने उसके फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिर ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम कर सकता। अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता था। धन्यवाद दोस्तों। अपना माता पिता का ख्याल रखना, आपका भाई बहन का ख्याल रखना और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।